नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस की संसद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फ्रांस में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। फ्रांस में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तौर पर वर्तमान में राष्ट्रीय सभा और सीनेट संसद में व्यवस्थापिका के तौर पर स्थापित है। फ्रांस की जो संसद है उसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। प्रारंभ में स्टेटस जनरल नामक एक संस्था होती थी और आगे चलकर यह संस्था एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में स्थापित हुई। उसके पश्चात धीरे धीरे यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनी और फ्रांस में वर्तमान समय में जो पंचम गणतंत्र संचालित है, पंचम गणतंत्र के अनुसार जो संविधान संचालित है, उस संविधान के अनुसार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यहाँ कार्य कर रही है और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अंतर्गत दो सदन, राष्ट्रीय सभा और सीनेट वर्तमान में यहाँ स्थापित है। पूर्व के संविधानों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यहाँ स्थापित थी और वर्तमान में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को ही निरंतर जारी रखा गया है। फ्रांस में जो दो सदन हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तौर पर दिखाई देते हैं, उसमें प्रथम लोकप्रिय सदन राष्ट्रीय सभा और दूसरा सीनेट है। आज हम राष्ट्रीय सभा के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। संगठन एवं रचना। राष्ट्रीय सभा जो प्रथम लोकप्रिय सदन है, इस सदन के सदस्यों की संख्या 577 है और आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होते रहते हैं। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। 18 वर्ष की प्राप्त व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करता है। फ्रांस में 577 निर्वाचन क्षेत्रों को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है। पूरे फ्रांस को 577 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और जनता राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में द्वितीय मतपत्र योजना का भी प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सदस्य को प्रथम बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो द्वितीय मतपत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि किसी सदस्य को प्रथम बार ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह निर्वाचित हो जाता है और यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो द्वितीय मतपत्र का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय मतपत्र के आधार पर जिस सदस्य को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वह राष्ट्रीय सभा का सदस्य निर्वाचित होता है। कार्यकाल। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को पूर्व में भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग तो कर सकता है, लेकिन उसकी इस शक्ति पर प्रतिबंध भी संविधान के द्वारा लगाया गया है। कार्यविधि। राष्ट्रीय सभा की जो कार्य संचालन है वह वर्ष में दो बार अधिवेशन आमंत्रित करता है और ये जो अधिवेशन है वह 3 महीने चलते हैं। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित कर सकता है। राष्ट्रीय सभा का जो अधिवेशन है वह सार्वजनिक तौर पर अधिवेशन आमंत्रित होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों अनुसार गुप्त अधिवेशन भी आमंत्रित हो सकता है। सदस्यों को विशेष अधिकार। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है और जब सदन संचालित हो तो या सदन का अधिवेशन संचालित हो उस समय सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सदन के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार संविधान के द्वारा वहां दिए गए हैं। राष्ट्रीय सभा का सभापति। राष्ट्रीय सभा का सभापति भी होता है जो राष्ट्रीय सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रीय सभा का सभापति राष्ट्रीय सभा को संचालित करता है, नेतृत्व करता है, सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करता है और सदन के अंतर्गत वह समस्त व्यवस्थाएं
संचालित करता है, व्यवस्थित करता है। राष्ट्रीय सभा की अध्यक्ष या सभापति के पास वह शक्तियां होती हैं जिनके अनुरूप वह राष्ट्रीय सभा को व्यवस्थित, संचालित व नेतृत्व के आधार पर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रीय सभा का जो सभापति है वह वही अधिकार व शक्तियों का उपयोग करता है जो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर या ब्रिटिश व्यवस्था के तौर पर ब्रिटिश लोक सदन का जो अध्यक्ष है, स्पीकर, वह शक्तियों का उपयोग करता है। वही शक्तियों का उपयोग राष्ट्रीय सभा का जो अध्यक्ष है, सभापति है, वह फ्रांस में उन शक्तियों का उपयोग करता है। सदन के अंतर्गत कानून निर्माण संबंधी जो व्यवस्थाएं स्थापित करनी हो वह राष्ट्रीय सभा का जो सभापति है फ्रांस में वह करता है। फ्रांस में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तौर पर यदि हम देखें तो फ्रांस में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र तौर पर कार्य करते हैं, संचालित करते हैं। वह किसी के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करते। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तौर पर यदि हम देखें तो फ्रांस में जो मंत्री हैं, मंडल के सदस्य हैं, फ्रांस में मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इस कारण से वह सदन में सरकार का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाते हैं। अतः फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का जो सभापति है वह इस अभाव की पूर्ति करता है। वह सदन में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर या आवश्यक व्यवस्थाओं के तौर पर कार्य करता है। राष्ट्रीय सभा का जो सभापति है वह राष्ट्रीय राजनीति में भी भाग लेता है, वह दलगत राजनीति में भी भाग लेता है, वह अपने दल का प्रतिनिधि भी होता है। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि वह दलगत राजनीति से दूर रहे। अतः फ्रांस का जो राष्ट्रीय सभा का सभापति है वह दलगत राजनीति से भी जुड़ा होता है, अपने दल का प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है और वह अपने राजनीतिक दल को व्यवस्थित करने हेतु कार्य भी करता है। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के पास विशेष अधिकार व शक्तियां भी हैं। पंचम गणतंत्र के अनुसार फ्रांस में राष्ट्रीय सभा जो व्यवस्थापिका का प्रथम व लोकप्रिय सदन है उसे विशेष शक्तियां और अधिकार भी प्राप्त है। वह सीनेट के साथ मिलकर कानून निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है और कानून व्यवस्था से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं की पूर्ति फ्रांस की संसद के द्वारा किया जाता है। आज हमने फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के संदर्भ में आपसे चर्चा की। जो फ्रांस का प्रथम व लोकप्रिय सदन है, इस सदन का जो निर्वाचन है वह जनता के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।